हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बिज़नेस लॉ की सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें आपको एसओएल की बुक से ही जो है वो सारी, अगर आपके पास एसओएल की बुक है तो आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं, और अगर नहीं आई है बुक आपके पास या आप लेने नहीं गए हैं तो आप कॉपी पेन लेके पीडीएफ से ही आप जो है नोट्स बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, और जब आपका एग्ज़ाम है जो कि अगस्त में होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत का फेस ऑफ नहीं करना पड़ेगा। और सही, अगर आपको प्रॉपर अच्छे से तैयारी करनी है तो ऑब्वियसली आपको ये थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट हमने जो छोड़ा था वो यहाँ से छोड़ा था, और जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं कि मोड ऑफ रेवोकेशन, या आप इसे लैप्स ऑफ ऑफर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, आप इस चीज़ को समझिए कि क्या होता है। कभी कभी कुछ सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम जो है ऑफ़र को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र का मतलब यही हो सकता है कि किस किस कंडीशन में आपके ऑफ़र को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसे इम्पॉर्टेंट माना है, और आप भी जो है इसे इम्पॉर्टेंट समझ के आप जो है इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब कहोगे अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला चक्कर है तो देखो, जिसकी हिंदी की बुक है, लेकिन समझा तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ तो आप वैसे ही समझ जाएंगे, बस आप देख लेना ये कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ है। तो ये सेक्शन 6 है जो इस बारे में डील करता है। मैंने कहा अगर आपको सेक्शन याद नहीं होते तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ पॉइंट टू पॉइंट आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसमें बना के सिर्फ आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर की हेडिंग अगर आपने प्रॉपर सही से लिखी है तो आपके फुल मार्क्स हो सकते हैं। तो जैसा कि टारगेट भी आपको पता ही है कि मेरा टारगेट है कि उन सभी बच्चों को 75% मार्क्स तो करवा ही देना है, चाहे जो भी सब्जेक्ट की मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें अगर वो पढ़ लेता है तो उसके 75% मार्क्स तो पक्के हैं। ठीक है, 75 आउट ऑफ 75 की बात नहीं कर रहा मैं, 75% कह रहा हूँ। आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पता चले आप कह रहे हो कि इतना ज्ञानी कैसे हो गए, तो वो वाला चक्कर नहीं है यहाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन के केस में जो है ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, यानी कैंसिल किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। कुछ भी वर्ड बोलिए, सबकी इंग्लिश का मतलब एक ही तरफ इशारा करते हैं। तो पहला है बाय कम्युनिकेशन नोटिस रिवोकेशन। आप जो है सामने वाले को नोटिस दे दो कि भाई हम आपके ऑफ़र को रिवोक कर रहे हैं, हमें आपका ऑफ़र ये पसंद नहीं आया, तो इस केस में हम जो है रिवोक कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि एन ऑफर मे बी रिवोक बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। इट मे बी रिवोक ओनली बिफोर इट इज एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द ऑफरर। देखो, कोई चीज़ कैंसिल तब होती है जब कोई चीज़ बनती है, बनने से पहले अगर आप रिवोक करोगे तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि इट मे बी रिवोक ओनली बिफोर इट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। ठीक है ना, कि कंप्लीटिशन होने से पहले ही आप रिवोक करना पड़ेगा, कम्युनिकेट सामने वाले को करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, खैर इसमें कोई एग्जांपल तो है नहीं। एग्जाम्पल इस तरीके से मैं दे सकता हूँ कि सपोज़ करिए मैंने कोई शादी के लिए एक हॉल बुक किया, और वो मैंने जो रखा 19 तारीख को। ठीक है, और डन वन कर दिया, पैसे वैसे ऑलरेडी सारे दे दिए, 19 तारीख का वेट था। तो 18 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया कि सर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आप जो है वहाँ फंक्शन नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं ये ऑफ़र कैंसिल कर। तो कहीं ना कहीं इसने टाइम से पहले अगर वो रिवोक कर दे तो ठीक है, माना जाएगा, लेकिन अगर वो टाइम पे, अगर 19 तारीख को जब मैं प्रॉपर फंक्शन रखवाता और तब वो कैंसिल करता तो वहाँ पर उसे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर ध्यान से रखनी है। तो कह रहा है बाय कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रेवोकेशन, आप सामने वाले को नोटिस दे के जो है रेवोक कर सकते हो। कह रहा द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर व्हेन द लेटर इज एक्सेप्ट एंड पुट इन ट्रांसमिशन हिम। अगर आप, सीधी सी बात है, अगर आप लेटर अपने पास रखोगे, सामने वाले को दोगे ही नहीं, तो फिर सामने वाला कैसे समझेगा कि आप जो है उसको रिवोक कर रहे हो। तो अगर आपने कोई भी लेटर लिखा है तो ऑब्वियसली आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। कह रहा है नोटिस ऑफ रेवोकेशन विल टेक इफेक्ट ओनली व्हेन द कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरिंग।
ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब सामने वाले को पता चले कि हाँ जी ये ऑफ़र कैंसिल हो चुका है। अगर ये नहीं हो तो फिर कहीं ना कहीं, अब मैंने क्या कहा था इससे पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, आप सीरीज़ बाय सीरीज़ वीडियो देखिए। मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, शुरू से लेके एंड तक की वीडियो बना रहा हूँ। मे भी कितनी वीडियो बनी ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जो कोशिश है वो मैं पूरी वीडियो बना दूंगा कि आपको इधर उधर से कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको और किसी यूट्यूब वगैरह पे देखने की ज़रूरत है। ये चैनल है, इसमें आपको पूरे लॉ की वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि ये तभी इफेक्ट हो जाता है सामने वाले को इसके बारे में पता हो। चलिए, पहला पॉइंट तो क्लियर है। बाय लैप्स ऑफ स्पेसिफिक टाइम, यस, आपको कोई स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि ऑफ़र कंप्लीट करना है, और अगर वो टाइम ख़त्म हो गया है, जैसे अगर मैंने आपको कोई टाइम दिया कि भाई देख भाई मेरे को ना 20 तारीख तक ये सामान पहुंचा दियो, और 20 तारीख हो गए अभी तक उसने सामान पहुंचाया नहीं, वो ऑफ़र उसी समय ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको जो स्पेसिफिक टाइम दिया गया था उस टाइम में आपने ऑफ़र नहीं दी, तो इसीलिए वो ऑफ़र क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो ये कहानी इसमें लिखी हुई है, इफ़ टाइम इज़ अ मेंशन इज़ द ऑफर फॉर एक्सेप्टेंस, इट इज़ अ रिवोक बाय लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। तीसरा है, अगर आपको यहाँ पर पढ़ना है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, जिसमें एग्जाम्पल दिखाई दे आप उसे छोड़ो ही मत, आप लिख लो। कह रहा है एम अप्लाइड फॉर शेयर ऑफ कंपनी इन जून, अलॉटमेंट वाज मेड इन नवंबर, हेल्ड द ऑफर हैड लैप्स बिकॉज पीरियड ऑफ 5 months was not a reasonable time, so M could not be treated as the shareholder of the company। तो समझ में आ गया कहीं ना कहीं टाइम का इशू। तो ये आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट है, बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर फुलफिल कंडीशन, अगर सामने वाला कंडीशन फुलफिल नहीं करता जो कंडीशन उसे बोला गया था ऑफर करते समय, ठीक है, ऑफर करते समय जो कंडीशन रखी गई थी, अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो ऑफर वहीं ख़त्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल कह रहा है, ये एग्जांपल ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है, ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर सम ऑफ ₹10,000 प्रोवाइडेड बी सेंड एन एडवांस ऑफ ₹500। ये कह रहा है ए ऑफर टू सेल हिज कार बी, ठीक है, और 10,000 प्रोवाइड बी एंड सेंड एन एडवांस 500 विद हिज एक्सेप्टेंस। ठीक है, और बदले में उसने 500 रुपये जो है उसे एक्सेप्ट के तौर पे दे दिए। 10,000 की कार थी, 500 एडवांस पे दे दिया, ये सोच के कि हाँ चलो भाई इसे ले। बी एक्सेप्ट द ऑफर बट नॉट, अगर आपको मतलब एक तरह से ये कहा गया ना कि भाई अगर आपको बी को बोला गया कि आप 500 रुपये एडवांस में दे दो ताकि हम ये मान लें कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और बी ने जो है एक्सेप्ट तो किया लेकिन एडवांस नहीं भेजा। देखिए कंडीशन लिखी हुई थी कि ए अगर बी को कार बेच रहा है जो कि 10,000 का है, तो बी को 500 रुपये एडवांस में भेजने पड़ेंगे ताकि वो काम करवा सके। तो कह रहा है द ऑफर मे बी टेकन बाय रिवॉक। अब उसने 500 रुपये भेजे नहीं तो इसमें जो है ऑफ़र कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट, बाय डेथ या इंसेंटिव ऑफ द प्रपोजर, यानी जिसने ऑफ़र बनाया, प्रपोजर, ठीक है, ऑफरर, ठीक है, इन सबको यही बोलते हैं, प्रॉमिसर, ये सारे वर्ड एक ही को ही डिनोट करते हैं, ये याद रखना, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है बाय डेथ ऑफ, अगर कोई ऑफरर की यानी जिसने ऑफर दिया उसी की डेथ हो जाए तो कहीं ना कहीं वो ऑफर तो उसी समय कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना, इसके अलावा भी है काउंटर ऑफर के बारे में मैं बात कर रहा था। काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि रिवोक द ओरिजिनल ऑफर, कि मैं अगर आपको कोई चीज़ 10,000 में बेच रहा हूँ, आपने दोबारा उधर से एक ऑफर दे दिया, नहीं जी मैं 9,000 में खरीदूंगा, तो क्या आप इसे 9,000 में बेचोगे? तो इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है, क्रॉस ऑफर को भी जो है लैप्स में ही काउंट किया जाता है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन खैर मैं आपको बता दूँ, आप क्रॉस ऑफर भी लिख सकते हो 6 पॉइंट, तो आपका काम चल जाएगा। क्रॉस ऑफर में सामने वाला भी ऑफर देता है और वो भी ऑफर देता है, तो इससे क्या होता है, ऑफर क्लैश हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, और अगर आप चाहो तो ये 6 पॉइंट भी लिख सकते हो, बट आपकी मर्जी है, आपको कितना याद होता है ये आप पे डिपेंड करता है। इतने पॉइंट्स मैंने आपको मार्क किए हैं और ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खैर ये चैप्टर में सिर्फ इतनी कहानी थी, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट, ठीक है ना, लेकिन फिर भी चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको नहीं पढ़ना। हाँ टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि आप पोस्ट के थ्रू भी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, बाय लेटर
ठीक है ना, उसी के। और टेलीफोन के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। वैसे मेरे को आज यहीं से स्टार्ट करना था, लेकिन ऊपर एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे भी कवर अप कर दिया जाए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसे तो कवर करना ज़रूरी है। तो इसमें दूसरा जो है कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। कैपेसिटी ऑफ पार्टनर का मतलब, ये मैंने आपको कहा था ना कि जब मैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था, तो कहीं ना कहीं एक वैलिड ऑफर में एक कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर्स या पार्टीज़ के बारे में भी मेंशन था। तो मैंने कहा था जब ये चैप्टर, क्योंकि इस पे सभी पे एक एक चैप्टर बना हुआ है, तो मैं उसी उसी जगह जब ये चैप्टर आया तो उसी समय समझाऊं। तो ये चैप्टर यहाँ आ चुका है और इसीलिए मैं यहाँ पर प्रॉपर ढंग से इसे समझा दूँगा। तो ये पहला सेक्शन में लिखा है कि सेक्शन 10 कहता है कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर्ड दैट दैट एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी मेड बाय द पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, कि भाई जो भी बंदा है वो क्षमता होनी चाहिए उसके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है ना, अब वो क्षमता में क्या क्या शामिल है, ठीक है, कॉम्पिटेंट में ये देखा जाता है सामने वाला एलिजिबल है कि नहीं है, ये सारी बातें इसमें देखी जाती है। हम किसी से तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, सामने वाले को एक चेक करेंगे ना कि हाँ भाई ये लायक है भी या नहीं है, तो चेक करना कि लायक है कि नहीं है। तो यहाँ से कहानी आपकी स्टार्ट होती है। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, वो इंसान जो एज ऑफ मेजॉरिटी, हम एज ऑफ मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो जो नेचुरल गार्जियन है, यानी ऑब्वियसली नेचुरल गार्जियन में 18 साल का होना चाहिए बच्चा, ठीक है, और अगर उसे गार्जियनशिप बाय कोर्ट मिली है तो 21 साल होनी चाहिए, ये मेजॉरिटी का रूल है। ठीक है, ये यहाँ लिखा नहीं है लेकिन खैर ऑब्वियसली चाहे नीचे मेंशन होगा तो मेंशन होगा, ये यहाँ पे मेंशन है, ये लो जी, मुझे लगा मेरे को यहाँ मेंशन ही नहीं है। ठीक है, वैसे अगर गार्जियन वर्ड अगर कोर्ट के थ्रू देता है तो 21 साल, और वैसे देता है तो एज ऑफ 18 ईयर, नॉर्मली गार्जियन जो नेचुरल गार्जियन होते हैं। ठीक है ना, तो वो वो इंसान जिसकी उम्र 18 साल और 18 साल से ऊपर है वो एक मेजर में काउंट किया जाएगा। दूसरा, वो साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए। तो साउंड माइंड यानी कि ठीक ठाक इंसान। एंड डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, या डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालीफाई बाय लॉ इज मतलब इंसॉल्वेंसी नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की उस पर कोई सज़ा वगैरह। आप सपोज़ करो वो फ्रॉड के केस में जेल गया और जब वहाँ से छूट के आया और तो फिर दोबारा आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आपको ये नहीं पता था कि ये बंदा फ्रॉड के केस में गया और उसने दोबारा आपसे फ्रॉड कर लिया, तो आप खुद ही देखो कि भाई अब अगर आप किसी फ्रॉड इंसान से केस करो, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपसे फ्रॉड ही करेगा, फिर बाद में आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि भाई कहोगे यार ये तो पहले से ही फ्रॉड था। ठीक है ना, तो आपने इससे कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, आपको पता नहीं था क्या। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखी जाती है। तो सेक्शन डील द पर्सनल कैपेसिटी ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। पहला, डिस्क्वालिफिकेशन बाय इन्फेंसी, यानी माइनर इस केस में, और लूनेटिक यानी किसी तरीके का पागलपन नहीं होना चाहिए, और किसी तरीके के डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने ऊपर आपको समझा दिया। चलिए बढ़िया है। तो ये 3 केसेस में आप आराम से समझ सकते हैं कि मैं इसे क्या कहना चाहता हूँ। ये सभी के आप एग्जाम्पल 1 बाय 1 देख सकते हैं, ये जो भी मैंने ऊपर कहानी बोली है ना, ठीक है, ये सारी कहानी आप जो है देख सकते हैं। एक केस है मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष। इसमें क्या था, इन केस ऑफ माइनर एग्जीक्यूटेड अ मोर्गेज ऑफ 20,000 एंड रिसीव 8,000 फ्रॉम दी मोर्गेज। ठीक है, यानी एक कह सकते हैं माइनर ही था, तो माइनर था तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ मॉर्गेज में एग्जीक्यूट कितना 20,000 रख के, लेकिन रिसीव कितना हुआ, सिर्फ 8,000 रिसीव हुआ। द माइनर श्यू फॉर setting aside mortgage and mortgage claim sum of money which had actually paid 8,000। जो काउंसिल थे उन्होंने माइनर कॉन्ट्रैक्ट को जो है एब्सोल्युटली वॉइड बताया गया, जो कि अभी मैंने कहानी आपको सुनाई थी कि भाई किसी माइनर के साथ, एंड नो क्वेश्चन ऑफ मनी कुड बी अराइज इन दिस सर्कमस्टेंस। आप फिर उस माइनर से कोई पैसा वसूल नहीं कर सकते,
आप उससे जो 8,000 रुपये उसने लिए थे और 20,000 का मोड़ गया, तो आप उसे 20,000 भी दोगे और वो आपको 8,000 भी नहीं देगा, क्योंकि वो माइनर है। ठीक है ना। तो माइनर के साथ आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ये सारी कहानी है। आप एग्जाम्पल एक बार ज़रूर इसे लिख लेना अपनी कॉपी में, और इम्पॉर्टेंट भी है। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आप चाहो लिख सकते हो। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से तसल्ली से आप पढ़िए। आप पढ़ोगे तभी आपको कोई दिक्कत आएगी, और आप दिक्कत आए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा वो मैं आपको वॉइस नोट कर दूंगा। ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी हेल्पफुल हो जाए। चलिए, तो ये पॉइंट्स शायद आपको क्लियर हो गया। तो लॉ रिलेटेड टू माइनर। अब माइनर, अब चलो सपोज करो अगर आपने माइनर के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है कि अगर आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो क्या होगा। पहली चीज़ वॉइड होगी, ये तो पता ही है, और वो भी एब इनिशियो, शुरू से ही वॉइड है। एक होता है बाद में वॉइड हो जाना, और एक होता है शुरू से ही। क्या आपने शुरू से ही, आपको क्यों नहीं पता था कि उसकी उम्र 18 से कम है और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो पहली चीज़ वो तो वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि यहाँ पे भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आप किसी के साथ करते हो तो क्या है, पहला एग्रीमेंट इज़ एब्सोल्युटली वॉइड, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि भाई एग्रीमेंट जो है वन बाय वन, जो भी मैं हेडिंग बता रहा हूँ आपने जो इसे प्रॉपर लिखना है अपनी कॉपी में हेडिंग वाइज, और एग्जांपल आपने कॉपी में बना लेना है, ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। एग्रीमेंट इज़ एब्सोल्युटली वॉइड होगा, नंबर 1। दूसरा पॉइंट कि नो रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब है उसमें आप किसी तरीके की चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो वो 16 साल का था और उसने आपसे लोन लिया, और ये बोल के जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा ना तो लोन पे कर दूंगा, और जब वो 18 साल का हुआ फिर आप उसके पास जो है लोन का पैसे लेने जा रहे हो, तो भाई वहाँ पर कोर्ट कहेगा देख भाई इसने माइनर था तब लोन लिया था, उस समय ये वैलिड नहीं था, वॉइड था, तो उस केस में आप जो है इसे रेटिफाई नहीं कर सकते माइनर से कि भाई ये बड़ा हो जाएगा तब वसूलूंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो माइनर इस केस में कोई भी रेक्टिफाई नहीं करेगा। रेटिफाई का मतलब हो जाता है कि माइनर ऑन अटेंडिंग द मेजॉरिटी, तो वो जितनी भी प्रॉमिस फुलफिल की है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दें। तो खैर यहाँ पर एग्जाम्पल भी अगर आप देखो, मैंने क्या कहा, आप जितने से जितना एग्जाम्पल को नोट करोगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको वहाँ पे लिखने में। जैसे लिखा है ए माइनर टू टेक अ लोन ऑफ 1,000 फ्रॉम बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। ए एक माइनर था, उसने लोन लिया 1,000 रुपये का बी से, और कहा कि आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी वो पे कर देगा जब वो मेजॉरिटी है। तो सीधी सी बात है, आपको पता ही है कि अगर आप किसी को, मैंने अभी आपको ये सारी कहानी बताई कि माइनर से अगर आप कोई भी चीज़ करोगे और आप ये कहोगे कि भाई मेजॉरिटी पे मैं पे करूँगा, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है। तो वहीं पर वो चीज़ को गलत है। नो रेस्टिट्यूशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वॉइड एंड नॉट अ परफॉर्म ईदर पार्टी, और इसके बदला कोई दूसरा पार्टी भी परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। कि आप चाहो कि नहीं नहीं ये आपका बेटा था ना माइनर, इसने मेरे से पैसे लिए हैं, अब आप चलो आप पे करो क्योंकि आप इसके गार्जियन हो, तो ऐसा नहीं हो सकता यहाँ। ठीक है ना। कोई दूसरा बंदा उसके बिहाफ पे पैसा नहीं दे सकता। नो स्टोपल। स्टोपल वैसे इस वर्ड की जो मीनिंग होती है वो ये होती है कि माइनर जो भी बोले उस बात पे हम जो है उसकी बातों को मायने नहीं रखा जाएगा। ठीक है ना। तो अ माइनर इज नॉट बाउंड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। कि अगर माइनर जो भी बोल रहा है बाय वर्ड स्पोकन, उसकी बात को हम बिलीव नहीं करेंगे, ये कहने का मतलब जो है यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। इसकी बात को जो है ट्रू नहीं माना जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है। चलिए बढ़िया, शाबाश। हाँ, माइनर जो है, ये मीनो गलत लिखा है, ये माइनर जो है लाइबिलिटी हो सकता है नेसेसरी प्रोडक्ट के लिए। हाँ, यहाँ आपको कह सकते हो
कि क्या हमेशा माइनर जो है लाइबल नहीं रहेगा? नहीं, कुछ केसेस में है जहाँ माइनर जो है लाइबल होगा। अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें लाइबल होगा। और वो कौन से केस में होगा? वो ये है, नेसेसिटी, यानी जो चीज़ ज़रूरत थी। जैसे सपोज करो एक लड़का था और वो, उसका एक तरह से कह सकते हैं बिल्डिंग वगैरह भी थी। वो एक दिन बाहर निकल गया, और निकल गया तो अपना रास्ता भूल गया। तो जैसे ही वो इधर उधर घूम रहा था तो देखा किसी दुकान वाले ने उसको, वो भूख लगी थी और उसने कहा भी कि अंकल मेरे को जो है खाने के लिए खाना दे दो, और वगैरह वगैरह जो भी फूड जो नेसेसरी चाहिए थी, दूध वगैरह जो भी है, जो भी उसने मांगा उसे दे दिया। तो कहीं ना कहीं 500-600 रुपये खर्च हो गए। ठीक है। अब जैसे ही वो फैमिली को मिला तो उसकी फैमिली उसको पे करेगी, क्योंकि उसने उसकी नेसेसिटी यानी उसकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा किया है। इसीलिए यहाँ पर उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे पे करे। हाँ, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो, इसीलिए जो क्लेम किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी से किया जाएगा। ठीक है। अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो क्लेम नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है। तो इस केस में माइनर जो है भाग नहीं सकता, या उसके पेरेंट्स जो है नकार नहीं सकते कि नहीं 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 नहीं, उसे देना पड़ेगा। अब नेसेसरी सामान में आपको पता ही है ना क्या क्या आना चाहिए। अब सपोज करो छोटा बच्चा डिमांड करे मेरे को फ़ोन चाहिए, तो फ़ोन नेसेसरी में नहीं आता, ये याद रखना। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो कह रहा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू द नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटस ऑफ लाइफ इज़ वैलिड, बट ओनली द माइनर्स प्रॉपर्टी इज़ लाइबल। अगर माइनर की प्रॉपर्टी है तो अपने उसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है। माइनर एज अ बेनिफिशियरी, सपोज करो अगर वो किसी कंपनी में एज अ पार्टनर लग गया। ठीक है। पार्टनर लग गया तो मैंने कहा था अगर किसी माइनर के साथ अगर आप अपनी कंपनी में पार्टनरशिप का अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो 12th में, तो उसमें था कि माइनर को हम जो है पार्टनर तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर कुछ कंडीशन हो सकती है तो हम पार्टनर बनाएंगे, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट बेनिफिशियरी के लिए, उसे लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं दिया जाएगा। ये पॉइंट था। तो यहाँ पर भी है कि माइनर जो है सिर्फ बेनिफिशियरी के लिए है। लॉस अगर आप उस पर कंपनसेट करोगे तो लॉस जो है वो बियर नहीं करेगा। माइनर एक एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है। एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, वो इसमें लिखा हुआ है। और माइनर एज अ पार्टनर, अभी मैंने आपको बताया कहानी कि माइनर पार्टनर हो सकता है लेकिन बेनिफिशियरी, उसे हम लॉस नहीं देंगे। तो माइनर एज अ मेंबर ऑफ कंपनी, माइनर जो है मेंबर हो सकता है कंपनी का। ये सारी कहानी क्यों, ऐसी क्या सिचुएशन आ जाती है जिसमें माइनर को पार्टनर बना दिया? सपोज करो माइनर की फैमिली में अगर कोई, जितने भी बड़े थे उन सब की डेथ हो गई है, अब वो एक माइनर ही बचा है, और उसने अपने जो मतलब इससे पहले जो उसकी फैमिली थी उसने उसमें जो को पार्टनर का नाम था उसमें उसने इसे बनाया। ठीक है। नॉमिनी जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं। तो अब उस केस में तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ओबियसली उसके फैमिली में और कोई है नहीं और उसने जो नॉमिनी है उसी को बनाया है। तो इस केस में उसे जो है बनाना ही पड़ेगा। ये कंडीशन हो जाती है जिसके वजह से ये सिचुएशन अराइज होती है। ऊपर के पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। 10th पॉइंट कह रहा है श्योरिटी फॉर माइनर। माइनर के लिए कोई श्योरिटी जो है, यानी अगर अ पर्सन स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर अ लोन टेकन बाय द माइनर विल बी लाइबल टू अ क्रेडिटर फॉर पेमेंट ऑफ लोन। अगर आप उसे कहोगे कि देख भाई मेरे बदला ये बंदा पे करेगा जो कि ये माइनर है, तो वहाँ पर उस केस को जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा माइनर किसी का क्रेडिटर नहीं बन सकता या श्योरिटी नहीं ले सकता, क्योंकि वो खुद बच्चा है, वो क्या श्योरिटी लेगा किसी की। तो उस केस में भी नहीं। 10 पॉइंट है, काफ़ी है यार इतना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। बस वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से यही एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता, कि माइनर के साथ अगर आप करते हो तो किस तरीके का आपका हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता था, इसलिए मैंने जो है इसे करवा दिया। अगला जो चैप्टर है वो कंसीडरेशन का है। सोच रहा हूँ मैं कंसीडरेशन अगले वीडियो में ही आपको बताऊँ,
इस वीडियो में तो सिर्फ आपको ये एग्रीमेंट के रिगार्डिंग ही बताया है, और जो मैंने बताया है एक बार आप ज़रूर इसे देख लेना, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको कोई चीज़ पूछना है तो आप जो है टेलीग्राम के चैनल पे जाके वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। हम जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपको मैं वॉइस मेल में जो है आपको जवाब दे दूँगा कहीं ना कहीं। तो बस आपने पढ़ाई पे धीरे धीरे ध्यान देना है कि भाई जो भी चीज़ मैं आपको कराऊँ आपने प्रॉपर नोट करना है। किसी तरीके की दिक्कत दिक्कत आती है तो आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनके लिए भी एक तरीके से हेल्पफुल हो जाए। अगली वीडियो में जो कंसिडरेशन का चैप्टर है वो एक्सप्लेन करूँगा, और फिर मैं धीरे धीरे आगे आपको कराता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।